स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ मैं आज बात करूँगा एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिस पर बहुत सारे लोगों ने दार्शनिक, राजनीतिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार से चिंतन मनन किया है, जिनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, जिनका दर्शन इतना बड़ा है कि बहुत सारे चिंतकों ने कहा है कि गांधी जी को समझना, महात्मा गांधी जी को समझना इतना आसान नहीं है। मैं आज महात्मा गांधी के भारत में राजनीतिक विकास, राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार गांधी का उत्थान हुआ, कौन सी ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां थीं जो गांधी जी के राजनीतिक विकास में, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा सहयोगी भूमिका का निर्वहन किया। क्योंकि गांधी स्वयं में इतना बड़ा व्यक्तित्व थे, या उनके भारत में आने से पूर्व अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लिए या रंगभेद की नीतियों के विरुद्ध गांधी ने तमाम कार्य अफ्रीका में किए, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। स्टूडेंट्स, आज मैं गांधी का भारत में कैसी तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां थीं जिन्होंने गांधी को एक सशक्त नेता के रूप में उभरने में सहायक रही। गांधी स्वयं में बहुत सारे कार्य कर चुके, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कार्य करने के साथ साथ व्यक्ति के लिए तात्कालिक परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। गांधी जी राजकोट में पढ़े लिखे और 1893, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 1893 में भारत से अफ्रीका गए। 1893 में लगभग उस समय, मैं यहाँ मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि उस समय जो महात्मा गांधी की आयु थी वो लगभग मात्र 23 वर्ष की अवस्था थी। 23 वर्ष की अवस्था में ये युवा अफ्रीका में पहुंचता है। 23, 25, 27, 30 वर्ष की अवस्था में ये युवा भारतीय समुदाय के पक्ष में विभिन्न कार्य करता है, राजनीतिक रूप से कार्य करता है और रंगभेद के खिलाफ कार्य करता है। लेकिन आज हमारा यहाँ पर गांधी के भारत में आगमन के समय की तात्कालिक परिस्थितियों को हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि भारत में गांधी जी का आगमन
जनवरी 1915 में हुआ। कब हुआ था? जनवरी 1915 में आगमन हुआ। जनवरी 1915 में जब इनका आगमन हुआ, उस समय यहां तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी स्टूडेंट्स? कहते हैं ना कि आप योग्य होते हैं, आप योग्य होते हैं एक बात, और योग्यता के लिए सही समय पर उसका प्रयोग हो जाए और परिस्थितियां आपके फेवर में हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं यहां कोई प्रश्न चिन्ह ये नहीं उठा रहा हूं कि नहीं गांधी जी को मात्र परिस्थितियों ने ही उनका विकास किया। गांधी जी बहुत योग्य थे। 93 से लेकर और 1915 तक उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी छवि को बनाया था। और जब गांधी भारत में प्रवेश करते हैं तो भारतीय जनमानस के पहले से ही दिमाग में गांधी की छवि एक प्रेमी और प्रेमिका की भांति बनी हुई थी। जनता व्याकुल थी कि कौन ऐसी पर्सनालिटी है जो हमारे दुखों को समाप्त करेगी, अंग्रेजों के शोषण से हमें निजात दिलवाएगी। क्योंकि उस समय यहां पर परिस्थितियां कुछ और थीं। गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत में आते हैं तो मैं यहां पर कई चीजों पर कार्य कर रहा हूं। जैसे ये वो काल है 1915 का, ये वो काल है जब प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियां थी विद्यमान। यानी कि देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, पहली चीज क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध। दूसरी चीज यहां पर थी 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। स्टूडेंट, जैसा सभी आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1907 में सूरत में विभाजन हुआ था। मैं यहाँ ज़्यादा फैक्चुअल बात नहीं करूँगा। सूरत में 1907 में विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में, जिन्हें उग्रवाद और उदारवादी भी कह देते हैं। और ये 1907 में जो विभाजन हुआ था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज 1907 में कांग्रेस का विभाजन और विभाजन के उपरांत गरम दल को 8 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि स्टूडेंट्स 1907 प्लस 8 जो निष्कासन था, कुल मिलाकर ये जो है वो अवधि जाकर ईयर बनते हैं कब? 15 की स्थितियां बन जाती हैं फिर से लौटकर। कब के बनती हैं? 15। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 8 वर्ष के बाद उग्रवादियों को फिर से एक मंच पे आने का मौका राजनीतिक मिलेगा और वो वर्ष होगी कांग्रेस के 1915 के अधिवेशन की स्थितियां। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का विभाजन 1907 में 8 वर्ष के लिए निष्कासन और वापसी इन उदारवादी और उग्रवादियों की होगी, और वो होगी कब? 1915। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, गांधी 15 में आते हैं। 15 में जो राजनीतिक रूप से 2 खेमे कांग्रेस के बन गए थे, उनके लिए फिर से एक मंच पर आने का मौका मिल रहा है। तो पहली स्थिति युद्ध की, दूसरी स्थिति ये। अब तीसरी स्थिति देखिएगा। तीसरी स्थिति है उस समय जो मुस्लिम लीग 1905 के बंगाल विभाजन के उपरांत ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कांग्रेस
को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए समर्थित ब्रिटिश सत्ता के जिस मुस्लिम लीग का निर्माण 1906 में हुआ था, उस मुस्लिम लीग में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख खलीफा को पदच्युत किया गया था, या कहें तो अंग्रेजों के द्वारा खलीफा के पर किया गया दुर्व्यवहार से विश्व स्तर पर मुस्लिम समुदाय क्षोभ व्यक्त कर रहा था। अर्थात मुस्लिम लीग में उस समय एक उदारवादी युवा संगठन, जिसे यंग पार्टी कहा जाता है, का उदय हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से मौलाना अबुल कलाम, फजलुल हक इत्यादि थे। ये युवा जहां मुस्लिम लीग में उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, गांधी के आने के बाद गांधी के प्रभाव से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौते की स्थितियां बन रही थी। और जो स्टूडेंट समझौता होता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और जिस समझौते के लिए प्रयासरत अन्य नेता थे, एनी बेसेंट थी, तिलक साहब थे, इन सब में कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीछे से बहुत बड़ा गांधी के लिए ये नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ये एक मंच मिल रहा था, जिस मंच पर मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के मध्य समझौता होता है। और स्टूडेंट्स आप देखिएगा, गांधी 15 से आते हैं, गांधी 1 वर्ष मौन धारण करते हैं अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की राय पर, और देश में भ्रमण करते हैं। और देखिएगा 15-16 में राजनीतिक परिस्थितियां क्या बन रही हैं कि एक ही मंच पर नरम दल गरम दल कांग्रेस का प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो मुस्लिम लीग अलग हुई थी या बनी थी कांग्रेस को राजनीतिक कमजोर करने के लिए, वो मुस्लिम लीग आ जाती है किस पर? लखनऊ अधिवेशन में एक ही मंच पर। और ये सब ड्यूरेशन रहता है कितना? 1915-16 का। मुस्लिम लीग 1915-16 में नजदीक आ गई किसके? कांग्रेस के। और इस मुस्लिम लीग में जो यंग दल था, गांधी खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए इस यंग दल को प्रेरित करते हैं। और ये यंग दल जो फजलुल हक, मौलाना अबुल कलाम इत्यादि लोग जो जुड़े थे, ये उस समय शुरू कराते हैं गांधी खिलाफत आंदोलन। क्या शुरू कराते हैं? खिलाफत आंदोलन। यानी कि गांधी को एक और प्लेटफॉर्म मिला। स्टूडेंट्स, मुस्लिम लीग का कांग्रेस के नजदीक आना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक और बात करता हूं। गांधी का 1915 का पूरा वर्ष बिना किसी राजनीतिक गतिविधि के निकल जाता है। गांधी 16 में सक्रिय हुए हैं और गांधी का पहला जो सत्याग्रह है वो 1917 में चंपारण हुआ है। तो गांधी का 15 का वर्ष शांत निकलता है। 16 का वर्ष गांधी ने अपनी गतिविधियों को शुरू किया था। जैसा कि एक प्रश्न भी आया था प्रीलिम्स में कि गांधी पहली बार कहाँ बोले थे, तो लखनऊ अधिवेशन में पहली बार उन्होंने अपना भाषण दिया था। तो गांधी के भाषण की शुरुआत ही 16 से हुई और 16 में गांधी के लिए क्या मिल गया? नरम दल गरम दल एक मिल गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर मिल गए। तो एक बड़ा राजनीतिक संगठन मिल गया।
और उस संगठन में गांधी ने कार्य करना शुरू किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक और चीज थी कि उस समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था और उस बंगाल विभाजन में ब्रिटिश सत्ता द्वारा राष्ट्रीय रूप से जो राष्ट्रवादिता की बंगालियों में भावना जन्म ले रही थी, उसे तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। भले ही ब्रिटिश सत्ता ने कहा हो कि हम राजनीतिक पुनर्गठन के लिए या राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए बड़ा सूबा है, उसे 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, और लेकिन उनका मूल उद्देश्य था बंगालियों में जन्म ले रही राष्ट्रवादिता की भावना को कमजोर करना। अंग्रेजों का यह पहला बड़ा प्रहार था भारतीयों पर, क्योंकि अब तक 1905 तक भारतीय भी कांग्रेस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके अंदर राजनीतिक चिंतन मनन की भावना जन्म ले रही थी। वो तात्कालिक परिस्थितियों को समझ रहे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों का शोषण पहले नहीं हो रहा था, अब शोषण के खिलाफ प्रतिक्रिया जन्म ले रही थी। प्रतिक्रिया 2 प्रकार की थी, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया और एक थी क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। तो 1905 का बंगाल विभाजन था। इस बंगाल विभाजन के उपरांत जहां एक तरफ स्वदेशी आंदोलन राजनीतिक रूप से चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो युवाओं का क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 2 चरण हैं क्रांतिकारी, हम लोग इकट्ठा पढ़ लेते हैं। 1905-07 के बाद 1915-16 तक का चरण कहा जाता है प्रथम, क्योंकि जैसे ही गांधी 15 में आए हैं, ये क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधि। देखिए, क्रांतिकारी कभी भी जो घटनाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जब उनके लिए मांगें, उनकी इच्छाएं, जब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उन पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है या उन पर कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देती है, तब जन्म लेती हैं। गांधी जैसे ही आ गए 1915 में, ऑटोमेटिक प्रथम क्रांतिकारी चरण समाप्त हो गया। ठीक है, तो गांधी को क्या होता है कि यहां पर 1905 के बंगाल विभाजन की देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के संगठन बने, लेकिन पूरी तरह से सफलता भारतीयों को बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन से नहीं मिली। तो गांधी को एक वो प्रतिक्रिया का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि अभी तक यहां के लीडर कोई कार्य ऐसा बड़ा नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी मिली। अर्थात बंगाल विभाजन का भी हम एक पक्ष ले सकते हैं। अब एक हम जो इंपॉर्टेंट पक्ष है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, वो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग अपने किए आंदोलन, लेकिन दोनों का जो कहते हैं साधन अलग थे, साध्य एक था। और होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरू किया। चौथा पक्ष स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तिलक साहब ने और बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। यह आंदोलन, अगर कभी आपको कोई अलग से प्रश्न आए तो ध्यान रखिए, भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन होम रूल आंदोलन कहलाता है, ना कि बंगाल विभाजन का स्वदेशी। इस अखिल भारतीय आंदोलन ने भले ही होम रूल आंदोलन किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और बिना बड़े परिणामों के ये दोनों लोगों के आंदोलन खत्म हो जाते हैं। तिलक सिरोल से मुकदमा लड़ने चले जाते हैं, एनी बेसेंट भी अपना आंदोलन समाप्त कर देती हैं। लेकिन
इस आंदोलन की एक बड़ी खासियत थी, ये पूरे भारत, इसका स्वरूप क्षेत्रीय ना होकर पूरे भारत में फैला था। और होम रूल आंदोलन की एक खासियत थी, कहा गया था कि इसमें पहली बार स्मॉल स्केल पर, छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे संगठनों का निर्माण हुआ था। अर्थात ये पहला आंदोलन था जिसमें कहा गया था कोई भी 5 सदस्य मिलकर संगठन बना सकते हैं। और ये पहला आंदोलन था जो राष्ट्र स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जिसकी शाखाएं फैल गई थी पूरे भारतवर्ष में। अर्थात एक अखिल भारतीय आंदोलन जो कि पूर्णतया अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन अपने पीछे अखिल भारतीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों को छोड़ गया। अर्थात ये संगठनों ने गांधी को बहुत बड़ा ग्रामीण स्तर तक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, उत्पन्न कराया। उसके बाद यानी कि गांधी जी के लिए यह भी एक बहुत बड़ी चीज मिली। उसके उपरांत आप एक चीज और देखेंगे, गांधी जी जब 1915 में भारत में आते हैं तो गांधी की उम्र लगभग 45-46 वर्ष थी। और 1885 में कांग्रेस के गठन के समय जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बड़े बड़े लीडर और चिंतक जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था, वो गांधी के समय तक या तो इस शारीरिक रूप से आयु के कारण या तो सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे, और या वो इस दुनिया में नहीं थे, दिवंगत हो गए थे। मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, ना किसी का नाम लूंगा, थोड़ा सा राजनीतिकरण हो जाएगा। वर्तमान में भारत में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थीं कि जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब साइड हो गए, और जो क्षेत्रीय छत्रप थे, जो वो बड़े बड़े केंद्र के रथों को रोकते थे, उनकी भी उम्र हो गई, या अन्य सारी चीज़ें। कभी कभी उम्र भी एक बहुत बड़ा कारण होती है आपकी सफलता का। और मैं ये मानता हूँ कि जो 45 वर्ष की उम्र होती है, देखिए 25-30 साल में हमको कोई बहुत ध्यान से नहीं सुनता है। या तो हम पैदाइशी रूप से किसी राजनीतिक खानदान में बहुत बड़े हों, जैसे कि नेहरू, जैसे मोतीलाल नेहरू का विरासत में डायरेक्ट एकदम से एंट्री किसकी हो गई? जवाहरलाल नेहरू की हो गई। लेकिन गांधी की कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, और गांधी की 45 वर्ष एज थी। ना प्योर लड़के थे और ना प्योर वृद्ध, एकदम जैसे कहते हैं राजनीति के लिए, आप सभी जानते हैं, एक स्वयं से खड़े करे हुए प्लेटफॉर्म के लिए 45-40 वर्ष की आयु एकदम परफेक्ट होती है। तो गांधी की आयु प्लस गांधी से पहले जो पुरोधा थे वो या तो इस दुनिया में नहीं रहे, और या आयु के कारण, अधिक आयु के कारण वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे। और गांधी चूंकि स्वयं एक बड़े चिंतक थे, बड़े नेतृत्वकर्ता थे, बड़े दर्शन था, और गांधी के लिए एकदम से प्लेटफॉर्म तैयार मिल गया। और गांधी के बारे में वैसे ही था कि जनता में तो वैसे ही प्रेम था, उस प्रेमी और प्रेमिका की तरह जो पहले ही सुन सुन के तारीफ में प्यार हो जाता है, मुलाकात तो बाद में होगी, दर्शन बाद में होंगे। गांधी जब आए थे तो गांधी जी पहली बार सार्वजनिक रूप से, उस समय कुंभ का मेला हरिद्वार में था, वहाँ पहुँचे थे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, उस समय कम्युनिकेशन कितना गैप था, सोशल मीडिया का तो नाम ही नहीं था, पत्र भी कैसे सीमित थे, बावजूद इसके
देश में लोगों को पता था कि कोई भारतीय है, वो आ रहा है, दुखों को हर लेगा, और गांधी ने आते ही अपने दर्शन का प्रयोग किया। गांधी जी को इतने सारे प्लेटफॉर्म मिले, जिसमें मैंने आपको बताया एक 5वां प्लेटफॉर्म था, जो पूर्व नेता थे वो या तो क्या थे, राजनीतिक रूप से सक्रियता में कमी आई थी आयु के कारण, और या उनका क्या हो गया था, देहांत। गांधी को योग्य तो थे ही, वरना और लोग भी तो जगह ले सकते थे। ऐसा नहीं कि गांधी को इस कारण बहुत बड़ी जगह मिल गई, लेकिन एक बड़ा कारण तो रहा जिसको हम नहीं हटा सकते हैं। इन सारी चीजों को गांधी ने अपनी योग्यता के अनुसार इनका तालमेल बनाया, इन सबको समय समय पर अपने दर्शन में प्रयोग किया, और गांधी ने आते ही चंपारण से शुरुआत की थी, लेकिन यह सिद्ध हो चुका था, ये निश्चित मतलब ये 100% मतलब एकदम से श्योर था कि गांधी बड़ी भूमिका भारत की राजनीति में निभाएंगे। अब एनी बेसेंट वगैरह ने छोटा मोटा विरोध किया, उन्होंने राजनीतिक बच्चा भी कहा, लेकिन ये अगर ध्यान दीजिएगा, आपको कोई कहने लगे वो कुछ नहीं है, वो राजनीतिक बच्चा है, उसको आता क्या है, तो ये सीधा सीधा उसका डर सता रहा है। तो एनी बेसेंट को डर सता रहा था, क्योंकि एनी बेसेंट उस समय बड़ी फेमस महिला थी, उनका बड़ा सम्मान था, और गांधी आते ही एकदम से सक्रिय हो गए। तो खैर गांधी ने अपना दर्शन का प्रयोग किया, और गांधी जी ने सामाजिक क्रिया की। सामाजिक क्रिया क्या, जिसमें एक नेतृत्वकर्ता आंदोलनों के माध्यम से, नारों के माध्यम से स्वस्फूर्त बड़ा जन समुदाय को खड़ा करता है, तैयार करता है, राजनीतिक रूप से सक्रिय करता है, जिस कारण बड़े जन आंदोलन जन्म लेते हैं। गांधी ने बहुत सारे जन आंदोलन ऐसे किए। तो आज मैं गांधी के बारे में आगे पीछे और ना करूं, आपने पूरा वीडियो देखा है। गांधी के राजनीतिक उत्थान में बहुत बड़ा इन पॉइंट्स का रोल है। गांधी जी जब भारत में आए तो गांधी ने कहा, युवाओं से कहा कि सेना में भर्ती हो, ब्रिटिश सत्ता की मदद करें। लोगों ने कहा, ये तो गांधी को सर की उपाधि मिली हुई थी ब्रिटिश सत्ता से। लोगों ने कहा कि ये तो उल्टा है। शुरू में गांधी का थोड़ा सा जनता में जो हल्का सा ये भी मैसेज गया था कि ये तो समर्थक हैं, लेकिन गांधी का दर्शन यहां पर ये कह रहा था कि हम जो अंग्रेज हैं यहां पर भारत में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई थी लोकतांत्रिक पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। जो ब्रिटिशर्स हैं ये लोकतांत्रिक पूंजीवाद के समर्थक थे, और जापान वगैरह किसका समर्थक था, साम्यवाद का। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अनुनय विनय आंदोलनों से अपनी मांग पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। भविष्य में आप अपनी मांगों को उठा सकते हैं और या उन्हें सुना जाएगा जनमानस और राजनीतिक सत्ता द्वारा। लेकिन साम्यवाद में ऐसी कोई जगह, गांधी का मानना था कि जो अंग्रेज हैं इनके सामने हम आंदोलन कर तब भी लेंगे अगर साम्यवाद वामपंथ का राजनीतिक प्रभाव भारत में हो गया, तो ये स्थितियां उठाना भी मुश्किल हो, स्थितियां बचाना भी मुश्किल हो जाएंगी
और ऐसी स्थिति में गांधी को अपेक्षाकृत औरों के ज़्यादा बेहतर लगा अपने दर्शन में कि गांधी ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करें। मैं यहीं पर और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। आपको धन्यवाद।